सभी को नमस्ते। आज हम फिर एक नए अध्याय के साथ मिल रहे हैं। व्याकरण के अब तक हमने 2 अध्याय पढ़ लिए, आज तीसरा शुरू करेंगे। तीसरा अध्याय है प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय और उपसर्ग की ये जो परंपरा है हिंदी में संस्कृत से प्राप्त हुई है। संस्कृत की व्याकरण में जो प्रत्यय और उपसर्ग थे वही हमारे हिंदी की व्याकरण में भी हैं, लेकिन भाषा विज्ञान इन दोनों को अलग अलग नहीं मानता है। भाषा विज्ञान उपसर्ग और प्रत्यय को एक ही मान के चलता है। भाषा विज्ञान का जो अध्ययन हुआ है वो पश्चिमी विद्वानों ने किया है, जो लैटिन और अंग्रेजी के साथ जितनी भी यूरोपीय भाषाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये अध्ययन किया है। और उन भाषाओं की प्रकृति के अनुसार उन्होंने प्रत्यय के ही 3 रूप बताए। प्रत्यय की परिभाषा लिखते हुए उन्होंने बताया है कि जो मूल शब्द के साथ जुड़कर मूल शब्द के अर्थ को किसी न किसी प्रकार बदल देते हैं वो प्रत्यय है। अंग्रेजी में इसके लिए एफिक्स FFIX शब्द है। और इस परिभाषा के आधार पे ये ज्ञात होता है कि प्रकृति यानी मूल शब्द और प्रत्यय 2 तत्वों से शब्द बनते हैं। प्रकृति का मतलब है मूल शब्द। प्रत्यय जब मूल शब्द में जुड़ता है तब भाषा विज्ञान में उसे पूर्व प्रत्यय, मूल शब्द के पूर्व में जुड़ता है तब भाषा विज्ञान में उसे पूर्व प्रत्यय प्रीफिक्स, जब बीच में जुड़ता है तो इनफिक्स यानी मध्य प्रत्यय, और जब अंत में जुड़ता है तब परप्रत्यय अर्थात सफिक्स कहते हैं। इस प्रकार भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रत्यय के अंतर्गत ही आते हैं। उन्हें पूर्व प्रत्यय कहा जाता है उपसर्गों को। मध्य प्रत्यय मध्य सर्ग भी कहलाते हैं। हिंदी में पूर्व प्रत्यय यानी कि उपसर्ग और प्रप्रत्यय अर्थात प्रत्यय ही शब्द अथवा पद रचना में काम में लिए जाते हैं। अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाओं में प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स ये 3 प्रकार है, लेकिन हिंदी और संस्कृत में जो प्रीफिक्स है उसके लिए हम उपसर्ग शब्द काम में लेते हैं, और जो सफिक्स है उसके लिए हम प्रत्यय काम में लेते हैं। हिंदी में और संस्कृत में मध्य प्रत्यय यानी इनफिक्स कहीं आते हैं, लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। वो जहाँ आएंगे हम उसके बारे में बात करते हुए चलेंगे। तो उनकी संख्या बहुत थोड़ी है, इसलिए उनका कोई अलग से भेद नहीं है। इसलिए प्रीफिक्स हमारे हिंदी में उपसर्ग है और सफिक्स प्रत्यय है। तो पहले आता है प्रीफिक्स उपसर्ग, उसकी बात कर लें। उपसर्ग शब्द, उपसर्ग 2 शब्दों के जुड़ने से बना है, उप तथा सर्ग। उप का मतलब निकट, समीप। सर्ग का मतलब सृष्टि करना, रचना करना। इस प्रकार उपसर्ग शब्द का आशय हुआ निकट आकर कोई नई सृष्टि करना, नई रचना करना। यानी कि
मूल शब्द के निकट आकर कुछ नई सृष्टि, नई रचना करना। उपसर्गों की शब्द की तरह अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती कि भाई केवल उपसर्ग का कोई अर्थ आ रहा हो या उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता हो। नहीं, वो जब शब्द के साथ पूर्व में जुड़ता है तब उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है या उसका कोई नया अर्थ दे देता है। ये जुड़ने के बाद ही उसका उपयोग संभव है। इसलिए उपसर्ग की अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इस तरह से हो सकती है कि उपसर्ग वह वर्ण समूह है जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ले आता है, उसमें चमत्कार पैदा कर सकता है या उसमें परिवर्तन पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं कि उपसर्गों की महत्वता क्या है व्याकरण में, भाषा में। तो सबसे पहली बात है कि उपसर्ग के सहयोग से हम नए नए शब्द गढ़ लेते हैं। एक उपसर्ग अनेक धातुओं के साथ लग जाता है और एक धातु के साथ अनेक उपसर्ग लग जाते हैं। इससे कई सारे शब्द का निर्माण हो जाता है। उदाहरण से समझें, हरि धातु से बने हुए शब्द हार से उपसर्ग अनु, आ, वी, परि, उप, सम, प्र, प्रति के संयोग से क्रमशः अनुहार, आहार, विहार, परिहार, उपहार, संहार, प्रहार, प्रतिहार आदि शब्द बन सकते हैं। यानी कि एक उपसर्ग कई धातुओं के साथ लगता है तब भी कई सारे शब्द बना देता है, और एक उपसर्ग एक धातु के साथ कई सारे अलग अलग उपसर्ग लगकर भी बहुत सारे शब्द बना देते हैं। तो ये महत्व उनका यही है कि उपसर्ग हमें कई सारे नए नए शब्द बनाने की हमें शक्ति देता है, भाषा को मजबूत करने में। जिस भाषा में जितने ज़्यादा शब्द होंगे, जितने नए शब्द होंगे, वो भाषा उतनी ही ताकतवर होगी। उसकी संचार की शक्ति, उनकी संप्रेषण की शक्ति और लोगों में उपयोग की शक्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अब हम बात करते हैं कि उपसर्ग हिंदी में जो है वो कितने हैं, कितने तरह के हैं। तो हिंदी की बात करें तो 3 तरह के उपसर्ग यहाँ हमें मिलते हैं: तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग जैसे संस्कृत से आए हुए तत्सम शब्द है वैसे ही तत्सम उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग वैसे ही जो संस्कृत में आए हुए रूपों के थोड़े बदले हुए रूप, वो तद्भव। और विदेशी नाम से स्पष्ट है, स्पष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विदेशी यानी उन विदेशी भाषाओं के शब्दों के साथ लगने वाले वो उपसर्ग जो हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तत्सम उपसर्ग जो संस्कृत उपसर्ग से बने हुए जो शब्द है तत्सम उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो वो देखते हैं हम। पहला उपसर्ग है अति। अति, इसका अर्थ भी समझ लें कि इसका मायना क्या होता है। अति का मतलब होता अधिक, अपार या उस पार। ये 3 अर्थ होते हैं उपसर्ग के रूप में जब ये धातु के साथ या शब्द के साथ जुड़ते हैं। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। अति काल, अतिरिक्त, अतिचार, अत्याचार, अतिशय, अत्यंत, अतिक्रमण, अत्युक्ति। दूसरा उपसर्ग है अधि। इसका अर्थ है ऊपर, श्रेष्ठ, समीक्षा, अधिपति, अधिकरण, अधिकार, अधिराज। तीसरा उपसर्ग है अनु। अनु का मतलब क्रम, पश्चात या समांतर। तो अनुशासन, अनुकरण, अनुगमन, अनुशीलन, अनुवाद। अगला है परि, छोटी की मात्रा रह पे, परि। परी नहीं, उड़ने वाली परी नहीं, परि ऐसे बोलते, परि। परि का मतलब आसपास, चारों ओर, पूर्ण, अतिशय या त्याग। परिभ्रमण, परिगमन, परिक्रमा, परिजन, परिणाम,
परिधि, परिपूर्ण, परिवर्तन, परिगणय, पर्याप्त, परिशीलन, परिचय, परिहार, बहुत सारे शब्द बनते हैं। अगला है अप यानी लघुता, हीनता, अभाव, विरुद्ध, ये अर्थ है इसके। अपहरण, अपंग, अपकर्म, अपमान, अपयश, बहुत सारे शब्द हो गए। अगला है अभी। अभी का अर्थ है समीपता, अधिकता, इच्छा प्रकट करना, जैसे अभिभावक, अभियान, अभिशाप, अभिप्राय, अभिमान, अभिसार, अभिनेता, अभियुक्त। अगला है अव, अव यानी दीनता, अनादर और पतन, ये अर्थ है इसके। अवज्ञा, अवगुण, अवशेष, अवतार, अवलोकन आदि। आ, केवल आ यानी सीमा, और, समेत, कमी या विपरीत। आजन, आपाद, आगमन, आरक्त, आकाश आदि। अपी का मतलब होता है भी। अपितु, अपिधान, अपिहित। दुर या दुष, दुष से शरबत का, दुष से षटकोण का। इसका अर्थ आता है बुरा, कठिन, दुष्ट, विपरीत। दुर्गम, दुर्जन, दुर्लभ, दुष्चरित्र, दुर्वासा, दुशासन, दुष्कर, दुष्कर्म, दुष्परिणाम। अगला है उत या उद। इसका अर्थ है ऊपर, उत्कर्ष, श्रेष्ठ। उद या उत से बनते हैं उत्तीर्ण, उत्कर्ष, उत्कंठा, उत्तम, उत्पन्न, उत्थान, उत्तेजित, उद्भव, उद्गार, उद्योग, उदाहरण, उन्नति आदि। उप का मतलब निकट। अभी अपन ने उपसर्ग में सर्ग के साथ उपसर्ग था वहाँ पे, तो उपसर्ग में उप यानी निकट, गौण, सहायक, हीनता। उपहार, उपयोग, उपभोक्ता, उपनियम, उपकार, उपकूल, उपनाम, उपन्यास, उपसर्ग आदि। अगला है निर। निर बाद में आएगा। नी, छोटी नी। नी का मतलब नीचे, भीतर, अभाव, बड़ा या निषेध, जैसे निकृष्ट, निपात, निगम, निडर, निदर्शन, निवारण, निरोग, निदान, निबंध आदि। अगला है निर। निर का मतलब होता है बड़ा, रह के हलंत है। निर न के रह के हलंत है, यानी रह आधा है। इसका अर्थ होता है बड़ा, विशेष, निषेध या रहित, निर्विरोध, निर्भय, निर्जीव, निर्मल, निर्वसन, निर्गमन, निर्धन, निरंजन, निरंतर, निरीक्षक आदि। अगला है निस। सड़क वाला, उसके हलद लगा हुआ, निस। इसका अर्थ होता है बाहर, निषेध, रहित, बड़ा। मतलब होता है इसके शब्द बनते हैं निश्चल, निश्चल, निश्चित, निश्चिंत, निश्वास, निष्कासन, निष्काम, निष्कलंक आदि। अगला